जौनपुर के बाहुबली नेता, 2 बार के विधायक, 1 बार के सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी यूपी पुलिस करती है। कोर्ट उनको 7 साल की सजा सुनाता है, लेकिन जौनपुर की अदालत के बाहर नारे लगते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं। आखिर क्यों? ये जो प्रश्न है क्यों, जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है धनंजय सिंह की जो पत्नी है उनकी तरफ से। श्रीकला सिंह क्या कहती, ट्वीट करके कैसे अपने लोगों को मना करती हैं, और जब ये वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना तंत्र भी उसमें सक्रिय होता है। धनंजय सिंह खुद कहते हैं कि उनको चुनाव से रोकने के लिए साजिश की गई है। उसके बाद उनके भावुक कार्यकर्ता, कोट एंड कोट में कह रहा हूं, भावुक कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं और उस नारेबाजी में सीधे सीधे अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जब यूपी की पुलिस, यूपी के मुख्यमंत्री वहां पर है, तो केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ ये क्यों नारेबाजी हो रही है? मतलब वहां लोगों को यह पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो धनंजय भैया के खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने तो यूपी की पुलिस के साए में, मतलब वो तो बिल्कुल वहां अर्दली की तरह चलते हुए, तमाम वीडियो देख लीजिए, तमाम घटनाक्रम देख लीजिए, जिस समय वो फरार भी चल रहे थे उस समय भी पुलिस के साथ में, वो मैंने पहले भी आपको बताया था, फीते काट रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और जब वो जाते थे तो उनका क्या भोकाल होता था। तो अब ये जो सरपरस्ती थी, सत्ता की तरफ से मिली हुई थी, पुलिस की तरफ से उनको मिली हुई थी, उसके बाद अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो फिर यूपी पुलिस नहीं कर सकती है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते, ये वहां की जनता के मन में भरा हुआ है। लेकिन खैर, उसके बाद बहुत कुछ होता है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। फिर धनंजय सिंह की पत्नी, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं, वो एक ट्वीट करती हैं, और जरा देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या कहा। वो कहती हैं कि किसी भी दल के नेता के खिलाफ कोई नारेबाजी ना करें। जैसे धनंजय सिंह ने शुचिता की राजनीति की है, वैसी ही राजनीति करें, इससे उनका पक्ष कमजोर होगा। दरअसल ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से कृपा शंकर सिंह को वहां पर जौनपुर में टिकट दिया गया, उसके बाद धनंजय सिंह की तमाम जो संभावनाएं थी, जेडीयू के साथ समझौता होने के बाद ऐसा लग रहा था कि सीट जेडीयू के लिए छोड़ी जाएगी, तो वो धूल धूसरित होती दिखाई पड़ी। इसके बाद भी धनंजय सिंह ने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि जो लोग ये मान रहे हैं कि धनंजय सिंह को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया है, तो थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। लगातार वो एक ही परिवार से हारते रहे, यादव परिवार था, उमाकांत रमाकांत यादव परिवार से वो हारते रहे, लगातार 2 बार से विधानसभा चुनाव हारे। संसदीय चुनाव की जब बात करें तो 2014 में वो चुनाव लड़े थे, 6% वोट पाकर जमानत जब्त करा बैठे थे, बीजेपी ने सीट जीत गई थी। 2019 में वो नहीं लड़े तो बीजेपी के प्रत्याशी को 70,000 वोट ज्यादा मिले, उसके बाद भी वो सीट हार गए। मतलब धनंजय सिंह के लड़ने ना लड़ने से बीजेपी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, ये तय था। लेकिन जिस तरीके से उनको लगातार कुछ संरक्षण खास तरीके का मिल रहा था, वो चिंता का सबब था। और जिस मामले में वो वांछित थे, जिस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर हुई पड़ी थी, एफआईआर, और ऐसे मामले नहीं, उनके खिलाफ 42 मामले चल रहे हैं, 40 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं, और पहले वो मतलब भगोड़े भी करार दिए जा चुके हैं। 98 में तो आपको पता ही है कि किस तरीके से उनके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो मतलब उनका पुराना समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उनकी पूरी सुरक्षा में चाक चौबंद रहती थी, यूपी की पुलिस। 2014 में जब वो चुनाव लड़े थे, तब उस समय बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, उसके बाद ही धनंजय का कद पूर्वांचल की सियासत में ज्यादा बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब वो जेल गए हैं, उसके बाद जेल
के बाद ये नारेबाजी होना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में, उनके प्रशंसकों में, उनके समर्थकों में भी ये बात घर कर चुकी है कि यूपी की पुलिस और यूपी की सरकार तो धनंजय भैया के लिए कुछ नहीं कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार की उन पर वक्र दृष्टि पड़ी हुई है। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन तुरंत उनकी पत्नी को आके अगर वहां सफाई देनी पड़ी है तो वो अपने आप नहीं आई है। उनको भी पता है कि इसके नतीजे और क्या हो सकते हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि भले ही धनंजय पर तो जो कार्रवाई हुई है वो कोर्ट की तरफ से हो रही हो, लेकिन अगर यूपी कि पुलिस और यूपी के मुख्यमंत्री को छोड़कर केंद्र पर प्रहार करते हैं उनके लोग, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे और जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें ये करना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। ये बात वो समझी और उन्होंने ट्वीट किया है। तो इसको देखते हुए ये तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक बार जो चीज तय हो जाती है, भले ही स्थानीय छत्रप कितना भी ताकतवर हो, वो उसकी काट नहीं कर सकता चाहे वो चाहे। और ये इस बात की और एक गारंटी है कि कैसे पूर्वांचल की सियासत से जो बाहुबलियों का अंत हो चुका है। धनंजय सिंह तो लगातार हार ही रहे थे, अगर उस तरीके से बात करें। विजय मिश्रा, उनकी भी हार हुई। इसी तरीके से राजा भैया जो कभी 90,000 1 लाख वोटों जीतते थे, पिछले चुनाव में वो आंकड़ा 30,000 के करीब आ चुका था। करवारिया बंधु हैं, अगर उनकी बात करें तो वो भी राजनीति से पूरी तरीके से गायब हैं। अतीक खत्म ही हो चुके हैं, मुख्तार जेल में हैं, उनके भाई अफजाल जरूर अभी वो हैं, और उनका जो बेटा है वो भी जेल में है। वो अलग बात है कि वो विधायक बन गया था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल की सियासत से बाहुबलियों का तो राजयोग लगातार खत्म होता दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी सियासी दल के हों। और ये उनकी कुल मिला के जो है कुंडली में ऐसा राहु केतु बैठ गया है कि वो उनका लगातार पतन होता चला जा रहा है। तो धनंजय को लेकर अब कितनी सियासत होगी, धनंजय को लेकर नारेबाजी और धनंजय को लेकर अभी कितना पानी बहना उत्तर प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बुलंद भारत पर मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, बुलंद भारत टीवी पर, कि ये गिरफ्तारी सिर्फ महज गिरफ्तारी नहीं है। जौनपुर का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, इसके राजनीतिक निहितार्थ आगे और भी बड़े रूप में प्रकट होंगे, तब उसको देखना और दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। ताकत आपकी।